everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I am back with the discussion of 4th mock test GK portion. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਸੀ। तो लेट्स लर्न टुगेदर, लेट्स बिगिन। The first question is fort of लोहगढ़ was built by, ठीक है जी। ईजी क्वेश्चन है। लोहगढ़ का फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है इंडियन हिस्टरी दे विच एज वेल एज पंजाब हिस्टरी दे विच ईवन सिख हिस्टरी दे विच। रीजन बीइंग बिकॉज इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लखी शाह वंजारा ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। गुरु गोबिंद सिंह जी दी इंस्ट्रक्शंस से यह कंस्ट्रक्ट किया गया सी। हैंस द आंसर विल बी गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है जी। ऑल्सो इट वॉज एडिशनल गल एक होर भी इंपॉर्टेंट है कि जो लोहगढ़ का फोर्ट है अल्टीमेटली खालसा किंगडम की राजधानी डिकलेयर कर दिता गया सी, कैपिटल डिकलेयर कर दिता गया सी बाय बंदा सिंह बहादुर। ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नीफिकेंट गल, ठीक है जी। तो उम्मीद है मैनू ये क्वेश्चन है जो सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एंशिएंट नेम ऑफ बठिंडा, ठीक है जी। बठिंडा की जो गल करिए इसका करैक्ट आंसर विक्रमगढ़ है। किते किते बिक्रमगढ़ भी लिखा हो सकता है, जो बिक्रमगढ़ लिखा होवे तां भी इसनूं सही मनना, ठीक है जी। एंशिएंट नेम है इसका। तो खास गल बठिंडा बनाया किने सी या फॉर्मेशन किस दे नाल रिलेटेड है, ठीक है जी। तो भट्टी जट्स दे नाल इसकी फॉर्मेशन रिलेटेड। तो जे ऑप्शंस दे विच ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फाउंडेड बठिंडा या किन्ना ने बनाया सी एंशिएंट तरीके नाल, तो भट्टी जट्स विल बी द करैक्ट आंसर। तो इस थां ते नाम पूछा गया तो विक्रमगढ़ या विक्रमगढ़ बोथ विल बी द करैक्ट आंसर। तो बी इज द करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड टू पंजाब करंट अफेयर्स। प्रोजेक्ट प्रवेश इज लॉन्च्ड एट विच लैवल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है जी। प्रोजेक्ट प्रवेश जिन्होंने इसकी फुल फॉर्म भी पता है, ठीक है जी। तो बेसिकली प्राइमरी विद्या सुधार, ठीक है जी। ये इस तो वर्ड बनता है प्रवेश। ये प्राइमरी एजुकेशन पंजाब दे विच प्राइमरी सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजैक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्लस सर्व शिक्षा अभियान इन द पंजाब। सर्व शिक्षा अभियान पंजाब ने ये प्रोजैक्ट है जोड़ा बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की हेल्प नाल चलाया। इस दे नाल बेसिक प्राइमरी एजुकेशन इंप्रूव किया जाऊगा। किवें इंप्रूव किया जाऊगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिक लैंगुएज स्किल्स सिखाई जाएगी, मैथमैटिक्स से फोकस किया जाऊगा, ठीक है जी। तो इंटरैक्टिव लर्निंग से फोकस किया जाऊगा कि वो ट्रेडिशनल लर्निंग जी होंगी है कि टीचर बोल रहे स्टूडेंट सुन रहे, उस तो अगे बढ़ के स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेंट बनाया जाऊगा लर्निंग प्रोसैस के, ठीक है जी। ये सारिया इस प्रोजैक्ट के अंदर चीज़ां की जाएगी, ठीक है जी। तो इसका करैक्ट आंसर की होगा ए प्राइमरी लर्निंग। नैक्सट इज विच इज़ नॉट करैक्टली मैच्ड, ठीक है जी। तो मिसल्स दी हुई उन्होंने फाउंडर्स दिते हुए, ठीक है जी। तो देयर वर 12 मिसल मतलब सिख कॉन्फेडरेसी, ठीक है जी। जिमें मराठास आप देखते हैं ना कि अलग अलग मराठा क्लैनस बन गए, उस तरीके सिख अंपायर भी सिक्स ने कॉन्फेडरेसीज बना दी। ऑल ऑफ दीज मिसल्स आपस के कंपीट करदियाँ सी। दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर टेरेटरीज एट द कॉस्ट ऑफ अदर, ठीक है जी। तो अलग अलग मिसल्स अलग अलग फाउंडर से अलग अलग उन्होंने कंट्रोल करते सी। सुकर चाकिया नौर सिंह इज़ द करैक्ट, निशान वालिया दसौंदा सिंह इज़ द करैक्ट, भंगी हरी सिंह इट इज़ द करैक्ट। देयर वर इन टोटल 12 मिसल्स, ठीक है जी। नकई जाय सिंह के द्वारा फाउंड नहीं की गई सी, ठीक है जी। हीरा सिंह नकई वालों फाउंड की गई सी। तो दिस इज़ नॉट करैक्ट, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ जय सिंह इट शुड बी हीरा सिंह नकई, ठीक है जी। तो नॉट करैक्टली मैच्ड पूछा है तो डी विल बी द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। तो पंजाब दियाँ 12 मिसल्स उन्होंने फाउंडर्स तो उन्होंने अंडर केड़ा एरिया अज का आता है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी तुसीं ध्यान रखनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। लेटेस्ट सेंसस 2011 2021 सेंसस का डाटा रिलीज़ नहीं होया, जो आ जाऊगा या डिलेड है कोविड करके, जो आ जाऊगा वो डाटा तुम अपडेटेड कर लेना। फॉर टाइमिंग इस क्वेश्चन का आंसर की होगा होशियारपुर। नाम तो ही नाम को आप साबित भी करता है, होशियारपुर इज़ द करेक्ट आंसर। एवरेज लिटरेसी रेट मेल फीमेल सारी पॉपूलेशन की मिला लीए तो 84.59 या 84.60 भी लिखा हो भी चल जूगा, एवरेज लिटरेसी रेट है। ठीक है जी। जो मेल्स की गल करिए, ठीक है जी, सब तो ज़्यादा पंजाब के 88.75% मेल की लिटरेसी रेट है, तो जो फीमेल लिटरेसी रेट की गल करिए 80.31 फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है जी। तो करैक्ट आंसर होशियारपुर। उम्मीद है इस ईजी क्वेश्चन से मैं लगता सारे आना होगा। हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला इज़ पॉपूलर पोएम एंड रिटन बाय सुरजीत पात्र। सुरजीत पात्र जिन्हों का जन्म पत्तड़ कलां विलेज जलंधर के होया सी, उन्होंने द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी। जो सुरजीत पात्र जी की एडिशनली आप गल करिए, ही गॉट हिज मास्टर्स, ठीक है जी, MA इन पंजाबी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी। उस तो बाद इन्होंने PhD भी की। PhD इन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो की, GNDU तो विचों की। ठीक है जी। फिर खुद प्रोफैसर रहे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, जितों एज प्रोफैसर ही की होया, रिटायर होया। ठीक है जी। तो ये सुरजीत पात्र इज़ द करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Who amongst the following personalities was deported to Mandle jail along with Lal Lajpat Rai। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है सरदार अजीत सिंह। ठीक है जी। जिन्हों के नैफ्यू का नाम सी भगत सिंह, तो भगत सिंह के उत्ते बहुत गहरी छाप छड़ी अजीत सिंह जी ने थ्रू हिज नैशनलिस्टिक एक्टिविटीज़, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम स्ट्रगल दे वो बहुत गहरा असर परिवार तो ही मिलना शुरू हो गया सी भगत सिंह नूं। एंड ही वॉज द परसन हू वॉज डिपोर्टेड अलॉन्ग विद लाल लाजपत राय टू मांडले जेल या मांडले या बर्मा, कदे तो बर्मा भी लिखा हो सकता है, अलॉन्ग विद लाल लाजपत राय। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Who amongst the following is considered as modern पंजाबी लिटरेचर। वेरी ईजी क्वेश्चन। पंजाब जीके दे विच सब तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता लिटरेचर तो यही पूछा जाता है। तो करैक्ट आंसर इसका की है भाई वीर सिंह इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। Which one of the following is considered टकसाली बोली। माझी is considered टकसाली बोली spoken in the areas of अमृतसर। ठीक है जी। अलॉन्ग विद गुरदासपुर के बोली जाती, तरन एंड ऑल्सो इन पठानकोट। इन्होंने सारे थावां ते माझी बोली बोली जाती है, तो इसनों टकसाली बोली भी कहा जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है तुहाडे क्वेश्चन सही होया होगा। ली कार्ब्यूजियर आर्कीटैक्ट ऑफ चंडीगढ़, उन्हों का ओरिजिन की सी, किहड़ी कंट्री में बिलोंग करते सी। वॉज नॉट स्पैनिश, नॉट रशियन, नॉट ग्रीक, रियली वॉज अ फ्रेंच आर्कीटैक्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्कीटैक्ट्स वर्ल्ड हैव सीन, एंड ही डिजाइंड या ही वॉज आर्कीटेक्ट ऑफ द चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग्राफी बेस्ड है फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। ठीक है जी। कि लेटराइट सॉइल किहड़े कारणों करके बनती है। ठीक है जी। इससे बहुत सारे फिनोमिनन दिते हुए हैं। ठीक है जी। तो वैदरिंग होंदा की है ब्रेकिंग अप ऑफ मटीरियल, जो रॉक्स है तो उन्हों का आपस के टकराना या किसी होर चीज़ नाल टकराना जिहदे नाल होर छोटे छोटे पीसेस टुट जाते, उसनूं वैदरिंग कहते। इरोजन की होंदा जो ये कोई भी एजेंट इन्हां पत्थरां नूं, इन्हां रॉक्स नूं, इन्हां पार्टिकल्स नूं मूव करवा के, ठीक है जी, एक जगह तो दूसरी जगह लै जाए तक की हो गई है इरोजन हो गई। ठीक है जी। लीचिंग का मतलब की होंदा है जदों इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिमूव हो जान किसी भी लिक्विड चों या मटीरियल चों। ठीक है जी। उसनों आपां की कहते हैं लीचिंग कहते हैं। डेपोजिशन का मतलब है कि इरोजन हुई कितने तो जाके इकट्ठे हुए होंगे, उसनों आपां डेपोजिशन कहते हैं। तो लैटराइट सॉइल जिसका जिहड़ा नाम ही है ब्रिक तो है, ब्रिक तो जिसका नाम आया, जिसकी फॉर्मेशन द रीजन की हाई टैंपरेचर ते हाई
हाई टैंपरेचर ते हाई रेनफॉल रीजनस दे विच सॉयल पाई जाती है। हुण हाई टैंपरेचर होवे हाई रेनफॉल होवे मतलब की है टैंपरेचर भी मिल गया जिहड़ी बैक्टीरियल ग्रोथ लई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेनफॉल भी मिल गया, मॉइस्चर भी मिल गया जिहड़ा ग्रोथ लई इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो बैक्टीरिया दे वर्क करके, ठीक है जी, ह्यूमस वो इस दे विचों सारी यूज अप कर लैंदे। तो दैट मीनस ये जिहड़ी सॉयल है ये डेफिशिएंट होगी ह्यूमस दे लई, ठीक है जी, ये डेफिशिएंट होगी नाइट्रोजन दे लई, ठीक है जी, नाइट्रोजन के लिए भी डेफिशिएंट है, ईवन लाइम के लिए भी ये सॉयल की है डेफिशिएंट, ठीक है जी। कई बार ये भी पूछ लेंगे रिच कि ये सॉयल रिच होगी, रिच इट विल बी रिच इन आयरन एज वेल एज अलूमीनियम, आयरन ते अलूमीनियम के लिए ये सॉयल की होंगी है रिच होंगी, ठीक है जी। तो लो ह्यूमस कंटेंट, लो मिनरल कंटेंट इज ड्यू टू दिस लीचिंग प्रोसेस, ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी सी लीचिंग, ठीक है जी। उम्मीद है मैं तुहानू एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुहानू समझ लग गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट इन्हां दे विचों डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स, ठीक है जी। तो मान लो पंजाब दा ते राजस्थान दा कोई डिस्प्यूट हो गया, ऑब्वियस जी गल है ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुनूगी ना राजस्थान हाई कोर्ट सुनूगी, देयर नीड्स टू बी सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा ना सोल्यूशन समझाओ, ठीक है जी। तो भाई ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सोल्यूशन सुनाओगी, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के भी सुप्रीम कोर्ट ही बेसिकली डिसीजन देगी, ठीक है जी। तो प्रोटैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो फंडामेंटल राइट हैंपर होंगी है आर्टिकल 32 के तहत तुसी डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है जी। आर्टिकल 226 के तहत तुसी हाई कोर्ट भी जा सकते हो, दैट मीनस रिट जुरिसडिक्शन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स कॉन्कूरेंट है, सुप्रीम कोर्ट के कोल भी है, हाई कोर्ट के कोल भी है, पटिशनर की मर्जी है कि मर्जी जगह पर चला जाए, ठीक है जी। पर याद रखियो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दियाँ ही रिट्स जड़ियाँ दे सकता है, हाई कोर्ट जिथे कि अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स होर रिट्स भी जारी कर सकता है। तो कि जी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिट जुरिसडिक्शन किस दी ब्रॉडर है, तो याद रखियो हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी। नहीं तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की हर चीज़ ज़्यादा ही होगी हाई कोर्ट तो, दैट इज़ नॉट द केस। तो इसका सही आंसर सी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा। The prices at which the government purchase food grains for maintaining public distribution system and building a buffer stock is known as, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कि केड़ियां प्राइसेस ते जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है या पब्लिक PDS, तो सब तो पहले तो PDS पता होना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो भाई अपनी गवर्नमेंट मिनीमम सपोर्ट प्राइसेस ते फार्मर्स तो अनाज खरीदती है, फार्मर्स नू पे करती है, ठीक है जी, ठीक है। पर इत्थे तो बफर स्टॉक ते पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने की गल हो रही है, तो फार्मर्स की गल तो नहीं हो रही, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये वो प्राइस है जिस ते ये भी मैं दसदा इंपॉर्टेंट, इज द करेक्ट आंसर बी प्रोक्योरमेंट प्राइस ही है। इशू प्राइस को जिहड़ी हुंदी है जिथे फेयर प्राइस शॉप्स या जिसनों राशन डिपोट्स कह दें, राशन डिपोट्स कह दें, तो उतों जिन्हों के कोल राशन कार्ड है उन्होंने चीप या सबसिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं, उस प्राइस को आप इशू प्राइस कहते हैं। ऑयलिंग प्राइस इज नॉट रिलेटेड टू प्राइसिस इन एग्रीकल्चर, ठीक है जी। तो जेडी प्राइस से गवर्नमेंट PDS सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिहदे नाल गोदाम दे विच अनाज रखा जाता है पब्लिक फूड सिक्योरिटी के लिए, बफर स्टॉक के लिए, उसनूं कहने आपां प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है जी। इस द करेक्ट आंसर की है बी प्रोक्योरमेंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी ईजी, पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केड़ी स्टेट चो पास नहीं करता, तो दैट मीन तुहानूं ये पता होना चाहिए केड़ी स्टेट चो पास करता है, ठीक है जी। तो इधर लैंड तो लाइए गुजरात चो पास करता है, राजस्थान चो पास करता है, मध्य प्रदेश चो पास करता है, छत्तीसगढ़ चो पास करता है, दैन वेस्ट बंगाल, दैन त्रिपुरा, दैन मिजोरम, ठीक है जी। तो दीज आर द स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दैन छत्तीसगढ़, दैन वेस्ट बंगाल, दैन त्रिपुरा, दैन मिजोरम, ठीक है जी। इन्होंने स्टेट्स तो की करता है पास करता है, तो इन्होंने सारे उड़ीसा तो पास नहीं करता, तो उड़ीसा विल बी द करेक्ट आंसर। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, याद रखियो जदों हॉट एंड मोल्टन मैटर सरफेस तो बाहर आ जाता है उसनूं लावा कह देंगे हैं, जदों तक वो सरफेस के अंदर है उदों तक उसनूं मैगमा कहते हैं। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, तो आंसर विल बी सी मैगमा।
गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई सांता प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ विच प्रोडक्ट्स। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म से ही कहानी टिकी हुई है, जिन्होंने इसकी फुल फॉर्म पता उन्होंने इसका आंसर भी पता लग जाऊगा। ठीक, तो इलैक्ट्रॉनिक सोल्यूशन मैं लिख भी देना, इलैक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगूमेंटिंग। ऑगूमेंटिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना। फॉर ऑगूमेंटिंग नेक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर, ट्रेड इन एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर बेसिकली मरीन प्रोडक्ट्स के नाल रिलेटेड है। ठीक, तो जे फुल फॉर्म भी पता तो तुहाडा आंसर जिहड़ा करैक्ट है वो डी हो जाऊगा। इत्थे मैं नैक्सा लिखिया, ये मतलब किहड़े फार्मर्स जिहड़े नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाल जुड़े हुए, नैशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाल जुड़े हुए, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है जी, तो इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर एक्वाकल्चर तो तुहानूं पता लग जू कि मैरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए बैटर प्राइसिस मिलन फार्मर्स नूं जिहड़े एक्वाकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, मिडल मैन रिमूव हो जान, उस दे लई ये जिहड़ा प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है जिहड़ा शुरू किया है। विच कंट्री हैज़ मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जिहड़ा रिसेंटली अप्रैल दे विच आया उसके टॉप कंट्री किहड़ी है, तो जापान इज़ द करैक्ट आंसर। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। एम नरसिंहम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिकॉर्डेड एज फादर ऑफ विच। तो नरसिंहम नाम जे तुसीं थोड़ा जिहा भी इकोनॉमी पढ़ी है तो बैंकिंग सैक्टर दीयां रिफॉर्म्स दे नाल दो कमेटीज़ बनियां अंडर दिस परसन नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2। दोने जड़ियाँ कमेटीज़ है बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाल रिलेटेड सी। ठीक है जी, तो बैंकिंग रिफॉर्म्स इज़ द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, पहली कमेटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਮੇਟੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪੀਜੇ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਫॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी। ठीक है जी, तो बैंकिंग सैक्टर 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ बैंकिंग सैक्टर बहुत ज़्यादा बर्डन ते सी, बिकॉज इट वॉज नॉट एट ऑल जनरेटिंग प्रॉफिट, इट वॉज नॉट एट ऑल हैल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उस तो बाद इन्हां रिफॉर्म्स के नाल बैंकिंग सैक्टर नूं बहुत रिफॉर्म किया गया। द पावर हाउस ऑफ द सेल, इजी क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, विच इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो बचपन के भी आप क्लासेस पढ़िया सी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है जी, ये प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द करेक्ट आंसर। चाइना हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर एज डैश आफ्टर एन फायर गॉड। ठीक, तो एंशिएंट फायर गॉड के नाम के नाल उन्होंने आपके मार्स रोवर का नाम रॉन्ग रखा। देखो, एक होंदा ऑर्बिटर जिहड़ा किसी हैवनली बॉडी नूं की करूगा, कोई इंसान द्वारा बनाया प्रोब जिहड़ा ऑर्बिट करूगा। ठीक है जी, आस पास घूमूगा, वो हो गया ऑर्बिटर। जे इस दे विचों कोई चीज़ इस प्लैनेट पर लैंड कर जाती है, ठीक है जी, तो उसनूं आपां कह दिंदे आ लैंडर। ये हो गया लैंडर कि एक जगह पर खड़ के तो जो कुछ भी कर सकता, जो भी एक्सपेरीमेंट्स भेजो। इस लैंडर के नाल जिस दे विचों मान लो एक रोवर आ जाता है, काइंड ऑफ जिवें अपने मॉन्स्टर ट्रक होंगे छोटे छोटे बच्चों के खेडण लई, उवें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रोवर इसनूं कह दिंदे आ आपां रोवर। ठीक है जी, तो मार्स चाइना पहली कंट्री बन गई है जिन्हें फार साइड ऑफ मार्स से प्रोब लॉन्च करता है, फार साइड ऑफ मार्स। ठीक है जी, एंड इज़ वेरी रिलेटिवली अ लॉट अनएक्सप्लोर्ड। ठीक है जी, एंड ऑल्सो चाइना हैज़ बिकम थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन मार्स। पहले यूएस है, दूसरी USSR या सोवियत रशिया का पार्ट कह सकते हैं। तो बेसिकली चाइना हैज़ बिकम थर्ड। ठीक है जी, उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इंटरनेशनल लेबर डे जो रिसेंटली May 1 को मनाया गया, ये किहड़े वर्करस को ट्रिब्यूट पे करता है, तो हे मार्केट इवेंट या हे मार्केट अफेयर इन 1886 जो शिकागो के होया सी, ये उसनों ट्रिब्यूट दिंदा। उत्थे वर्कर सी वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे सी अपनी राइट्स के लिए, लेकिन उन्होंने पुलिस नाल झड़प हो जाती है तो बहुत सारे वर्कर्स की जान चली जाती है। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर इज़ डी शिकागो। तो उसे उन्होंने मार्टायर्स नूं या उन्होंने वर्कर्स की रिमैंबर करने के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए इंटरनेशनल डे है, लेबर डे है जो की किया जाता है, सैलीब्रेट किया जाता है। हू वॉज ऑथर ऑफ शाहनामा। तो शाहनामा महमूद गजनी के कोर्ट के
एक पोएट सी जिसका नाम सी फिरदौसी, उस दे द्वारा लिखा गया सी। शाहनामा इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ किंग्स भी इसनूं कहा जाता है, एंड ये ईरान की नैशनल एपिक भी है, नैशनल एपिक ऑफ ईरान एट प्रेजेंट या पर्शिया। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज बी फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय, ठीक है जी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। whom had Muhammad Ghori defeated in 1194 in battle of चंदावर। ठीक, तो बैटल ऑफ चंदावर गौरी वर्सेस अ रूलर ऑफ गढ़वाला डायनेस्टी, ते उस गढ़वाला डायनेस्टी के रूलर का नाम की सी? जयचंद्र या जयचंद्रा ऑफ कनौज, जयचंद्र ऑफ कनौज, एंड ही बिलोंग्ड टू गढ़वाला डायनेस्टी। ठीक है जी, तो मुहम्मद गौरी इस बैटल के विन कर गए सी एंड जयचंद्र वॉज डिफीटेड। इट इज़ बिलीवड कि ये बैटल है जोड़ा 1193 या 94 के विचों एक डेट पर होया सी, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है जी, दैट इज़ वाई डेट विल नॉट बी आस्क्ड, पर जो पूछी भी जाए 93 या 94 जी भी एक होवे तो तुसीं उसनूं टिक करना। तो जयचंद्रा बिलोंग टू गढ़वाला डायनेस्टी। When does total lunar eclipse happen? तो टोटल लूनर इक्लिप्स केड़ा इक्लिप्स होंदा है? लूनर इक्लिप्स वो इक्लिप्स होंदा है जिस दे विच स्ट्रेट लाइन दे विच सन, अर्थ ते मून आ जाए। टोटल लूनर इक्लिप्स मतलब देखो हुण अर्थ की शैडो दे विच मून है, ठीक है जी, जदों कंप्लीटली मून कंप्लीटली शैडो दे विच आ जाए अर्थ की, ठीक, उसे नूं आपां टोटल लूनर इक्लिप्स कहने आ। ठीक, एंड ये फुल मून दे टाइम ते हुंदा, तो बी फुल मून विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन सही होए होणगे, तुसीं क्वेश्चन दे सही आंसर किहड़े पता लग्या हो या जिहड़े गलत है तुसीं उन्हां तों चीज़ां सिक्खियां हो। विल बी बैक विद द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। थैंक यू गाइस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ, जिसमें हम कंप्यूटर का मॉक 4 जो है वो डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। क्या बोला गया है? व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ CMOS? मीन्स आपके से ये पूछा गया कि CMOS स्टैंड फॉर। अब CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल जो है यहाँ पे सही आंसर है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब मैं इसकी अगर बात करूं तो ये 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल सा सेल होता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लाई करता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है CMOS इस तरीके से। अगर आप में से कईयों ने देखा भी होगा, ठीक है, तो ये होता है CMOS सेल होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर में पावर सप्लाई का काम किया जाता है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम का टाइम और कैलेंडर जो है ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो इंडिया का ह्यूमन कंप्यूटर किसे जाना जाता है? सबसे पहले देखिए ऑप्शन देखिए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आपको पता है तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास शकुंतला देवी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगला है एलन ट्यूरिंग, तो ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर हैं नहीं। निर्मला सीतारमन, तो ये तो आपके पास एट प्रेजेंट जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो अगर मैं बात करूं ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा? आपके पास शकुंतला देवी। तो आप लोग इनके बारे में मूवी भी बनी है, वो भी आप लोग यहाँ पे इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। शकुंतला देवी, इन्हें क्यों ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है ये भी आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? किस दिन वर्ल्ड का लिटरेसी डे मनाया जाता है? तो सबसे पहले है दिसंबर 2, दिसंबर 22, दिसंबर 12 और दिसंबर 29। तो आपको एक बात तो पता है कि ये जो सारा का सारा इसका आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा? दिसंबर में ही आएगा। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन। दिसंबर 2 को हम लोग क्या है कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज परम सिद्धि? अब परम सिद्धि के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। इंडियाज AI मतलब आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर। सेकंड है एन यूनिक प्रोजेक्ट ऑफ सिद्धि, अ पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नाजिना। सुपरसोनिक मिसाइल, नाजिना मिसाइल का तो काम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव डेवलपमेंट बाय
आरडीएसओ तो कुछ है ही नहीं है, पहली बात ये भी कैंसिल। एक्चुअल में ये अपने आप में क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर है ये एक, ठीक है। तो आंसर क्या है आपके पास, सही ऑप्शन। अब मैं छोटी सी एडवाइस यहाँ पे करना चाहूंगा, अगर कई बच्चों को आंसर नहीं पता होता तो बाकी ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज दैट इक्वल टू 2 to the power of 70 पावर इज कॉल्ड, मतलब 2 की पावर 70 को यहाँ पे पूछा गया है वो कितने के बराबर आपके पास है, यहाँ पे ये आपसे जो है पूछा गया है। तो 2 की पावर जो 70 होती है वो कितने के बराबर है, जीटा बाइट, योटो बाइट, योबी बाइट, योबी कुछ नहीं है, नन ऑफ अब यहाँ इन तीनों में से कोई आंसर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जीटा बाइट के इक्वल आपके पास ये होता है, जेडबी बाइट के बराबर आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास अनदर नेम फॉर अ लॉजिक चिप इज, ठीक है। लॉजिकल चिप की अगर बात करी जाए, पी रोम, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर एंड रोम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए लॉजिकल चिप की, तो लॉजिकल चिप का जो आपके पास दूसरा नेम है उसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के नाम से हम लोग यहाँ पे से जानते हैं। तो होपफुली ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। अब सबसे पहले क्या बोला है आपके पास, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मींस आईसीटी इज कंसीडर एज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गलत बोला गया। देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म भले ही ठीक है बट ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, ये गलत है, इसलिए गलत होता है। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर टर्म्स अ कॉपीराइट, बोला कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करते हैं वो बताया जाएगा, बिल्कुल ये भी गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ना ही फर्स्ट आंसर बनेगा ना ही सेकंड आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, नीदर वन नो टू फॉलो यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly listed a computer memory type from highest to lowest speed। हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट स्पीड आपके पास सबसे पहले किसकी होती है, वो होती है सीपीयू रजिस्टर की। तो ए ऑप्शन तो कैंसिल और डी ऑप्शन भी कैंसिल। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर के बाद आते हैं कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। सेकेंडरी तो बाद में आता है, सेकेंडरी का मतलब होता है जिनको हम निकाल के यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सही पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है पहले कैश मेमोरी को आंसर करते हैं, जो कि आपके पास नहीं होगा। इसका आंसर जो है सबसे पहले यहाँ पे बनता है सीपीयू रजिस्टर से इसका आंसर बनेगा। तो होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रिगार्ड टू अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर the process of combining the static information and publication together with the variable information data sources to create one merged publication is called। मतलब एक साथ आप लोगों को काफी बंदों को जो है मेल सेंड करना है, या कोई भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सेंड करना है, तो किसके थ्रू वो काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, डेटा सोर्सिंग के थ्रू, मेल मर्ज के थ्रू, या स्पैम मेल के थ्रू। स्पैम तो आपको पता है पहले ही आंसर नहीं बनेगा, ईमेल के थ्रू भेजा जरूर जा सकता है, पर यहाँ मर्ज करने की बात है तो इस मर्ज वर्ड से ही मेल मर्ज आपका जो है आंसर बन गया। इस मेल मर्ज से ही आपका आंसर मेल मर्ज यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। 10th की अगर बात करूं, डीवीडी, डीवीडी एक्रोनियम ऑफ, एक्रोनियम का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं, वेबसाइट का, वेब ब्राउजर का, इंटरनेट का, या www का। इंटरनेट के थ्रू आप लोग उसका यूज करते हैं तो वो होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, यहाँ पे वेब ब्राउजर के थ्रू आप लोग नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। होपफुली बात ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। होपफुली बात ये भी क्लियर है, क्योंकि एक वेब ब्राउजर में डिफरेंट वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अलग से टैब ओपन कर लीजिए तो आप नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग HTTP इज रेफर टू एज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज अ
servers do not maintain any information about the pass protocol HTTP acronym of। आपसे सिंपल ये पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा, गलत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड बाय इन नंबर ऑफ। जो प्रिंटर के स्पीड होती है वो कैसे मेजर की जाती है? कैरेक्टर पर सेकंड, डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीएम या एसपीसी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इसका जो एक्यूरेट आंसर बनेगा वो बनेगा डीपीआई, क्योंकि किसी स्पेसिफिक प्रिंटर की बात नहीं करी गई। जब स्पेसिफिक नहीं है तो इन दोनों में से कोई आंसर नहीं बनेगा, तो आपको आंसर करना है डीपीआई डॉट पर इंच। ठीक है, और ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग चेक करेंगे सिम मोबाइल जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम की अगर बात करी जाए तो सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, ना सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर जो हम लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी जो है उस मॉड्यूल में सारी की सारी होती है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वेव फाइल फॉर्मेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट टाइप ऑफ फाइल। जो होता है वो कौन से टाइप से है? वीडियो फाइल है, साउंड फाइल है, इमेज फाइल है या वर्ड डॉक्यूमेंट है? तो आपको पता है ये तो पहले ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वीडियो भी नहीं है। ये क्या है? वेव जो है एक साउंड फॉर्मेट होता है। ये क्या? साउंड का फाइल फॉर्मेट आपके पास होता है। तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आशीष आज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम रीजनिंग का मॉक नंबर 4 जो है आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं डायरेक्शंस में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम अ गिवन ऑल्टरनेटिव। अब अगर हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्रिकेट जो है वो क्या है? पिच। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पिच के ऊपर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग क्रिकेट जो है खेलते हैं। किसी भी पिच के ऊपर हम लोग क्या है? क्रिकेट जो है यहाँ पे खेलते हैं। तो बोट, हावर, रेसलिंग, ट्रैक, बॉक्सिंग, रिंग, शिप, डॉक। तो खेलने की यहाँ पे बात करी गई। तो गेम की अगर मैं बात करूँ तो बॉक्सिंग जो है वो रिंग में किया जाता है। बॉक्सिंग जो है वो रिंग में लड़ा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दो क्वेश्चन दोनों के दोनों इसी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोज एंड फेस। अब फेस का ही पार्ट है नोज, बट आपके पास अपर पार्ट है, ऊपर का पार्ट है ये माउथ से ऊपर का पार्ट। सिमिलरली फिंगर, फिंगर जो है वो आपके पास पाम, बॉडी, आर्म एंड हैंड। देखो सारे के सारे हैं तो बॉडी पार्ट ही, पर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नोज जो है वो फेस का अपर पार्ट है मतलब, तो सिमिलरली फिंगर जो है पाम का, हथेली का अपर पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपके पास? ए ऑप्शन। ठीक है, नंबर 1 इसका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा। होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड अ वुमन इन अ फोटोग्राफ विजय सेड। सबसे पहले देखिए जब भी पॉइंटिंग टू वर्ड आता है तो आपको स्पीकर यहाँ पे ढूंढना होता है। तो स्पीकर कौन है? विजय। स्पीकर कौन है? विजय। ठीक है, स्पीकर कौन है? खुद आपके पास यहाँ पे विजय। अब विजय क्या बोलता है? शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, माई फादर ऑफ द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। तो माई ब्रदर की सिस्टर, ठीक है, अब मेरे ब्रदर की सिस्टर मतलब वो मेरी भी क्या हुई? बहन लगी। तो शी इज द डॉटर ऑफ द फादर। अब ये क्या है? उसके पापा की लड़की, मतलब यहाँ पे ये अपने पापा की ही बात यहाँ पे करी जा रहा था। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू विजय। अब ये जो लेडी आई है वो विजय की क्या लगी है? अगर ये विजय का भाई है और ये इसकी फर्दर सिस्टर, तो विजय की भी क्या लगी है? सिस्टर ही लगी। ठीक है, विजय की भी क्या लगी है? सिस्टर ही लगी है। तो होपफुली बात यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपके पास यहाँ पे इंटरचेंजिंग के केसेस जो है यहाँ पे देखे जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जरूर जो है मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले है ब्रैकेट स्टार्ट,
15 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट स्टार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चों, देखिए सबसे पहले डिवाइड का मीनिंग है प्लस, तो यहाँ डिवाइड था, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो इसको 4 प्लस 4 मैं से यहाँ पे बंद कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई का मीनिंग था, वहाँ सब्ट्रैक्ट लगा दिया, तो 12 मल्टीप्लाई 4 ये ऐसे आ गया, और मल्टीप्लाई का मीनिंग था 15 मल्टीप्लाई बाई -9। तो मल्टीप्लाई का मीनिंग था माइनस, 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 6। अब यहाँ पे 12 में से 4 गए तो बचते हैं 8। अब यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का माइनस क्या था, निशान क्या था, माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान क्या था आपके पास, तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे 4 + 4 8। अब ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 6। तो 6 जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बनेगा। आपको होपफुली ये पता हो कि यहाँ पे बोर्ड मास जो है लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया है बोर्ड मास यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ओड वर्ड ऑफ द पेयर। ओड वर्ड निकालना है, सबसे पहले टमाटो, पोटैटो, कैरेट एंड ऑनियन। पोटैटो, कैरेट, ऑनियन। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को खुद भी पता चल चुका होगा कि टमाटो जो है धरती के ऊपर होता है, बाकी सारे के सारे धरती के अंदर होते हैं, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेम क्वेश्चन था पिछला ही, लीवर, लंग, किडनी एंड ईयर। लीवर भी अंदर होता है शरीर के, किडनी भी, लंग भी, पर ईयर जो है बाहर होता है, तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट ले लेते हैं, मोहन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट ए, मान लीजिए ये क्या है, पॉइंट ए है, एंड वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। साउथ की तरफ जाता है, मतलब डाउनवर्ड आपके पास आता है। लीजिए यहाँ से आ गया कितना, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट लिया और 1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 1 किलोमीटर यहाँ से उसने ले लिया। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, अगेन उसने यहाँ से लेफ्ट लिया, अगेन उसने यहाँ से लेफ्ट लिया, और आपके पास 1 किलोमीटर आ गया। नाउ ही इज फेसिंग, अब ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ऊपर जो है वो आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन आती है, यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है, जो कि थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं, देखिए, अनिल रीच्ड अ प्लेस ऑन फ्राइडे। अनिल किसी प्लेस को कहाँ कब पहुंच गया, फ्राइडे पहुंच गया। देन आगे क्या है, ही केम टू नो दैट ही वॉज 3 डे अर्लियर देन द शेड्यूल डे। अब उसे पता चला कि वो 3 दिन पहले पहुंच गया, तो फ्राइडे के बाद 3 दिन ऐड कर लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे मंडे, तो मतलब 3 दिन पहले, मतलब वो मंडे को। ठीक है, तो इफ ही हैड रीच्ड देयर ऑन अ फॉलोइंग संडे, मतलब अगर उसे यहाँ फॉलोइंग संडे पहुंचना होता, तो हाउ मेनी डेज लेट और अर्लियर ही वुड बी रीच्ड ऑन द डे। ठीक है, तो वो एक दिन पहले आपके पास यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, एक दिन पहले, तो 1 डे अर्ली आपका यहाँ पे जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, 1 डे अर्ली आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर इसकी बात करता हूँ, 3 है, 7, 23 और 95, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे नंबर जो है निकालना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सीरीज का है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 × 2 6 + 1 = 7। नेक्स्ट नंबर है 7 × 3 + 2 7 21 + 2 = 23। अब अगला नंबर है 23 × 4 + 3, 23 × 92 + 3 = 95। तो सिमिलरली अगला नंबर होता 95 × 5 + 4, तो 479 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता। ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन होता। होपफुली बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, डैश एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एश डैश।
तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि इनको काउंट करना है, पेयर बना के करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है तो पेयर बनाइए। सबसे पहले 3 इंटू 4 का, 4 इंटू 3 का, 6 इंटू 2 का, और लास्ट में 12 इंटू 2 का, 12 इंटू 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 इंटू 4 का। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट, यहाँ पे पहले भी नहीं पता चला, फिर इसमें चला पता स्टार्टिंग का टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा। सेंटर में एस है, एस है, एस है, एस है, और लास्ट में यहाँ पे टी। तो नंबर क्या बना, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से टी आ गया, यहाँ से एस ले लिया, यहाँ से एस ले लिया, यहाँ से आखिर में टी ले लिया। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर बना वो ए ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर बना। ठीक है, आंसर क्या बना आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर बना है। तो होपफुली बात यहाँ तक आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए 7 का कोड लिखा है SEVEN। 7 का कोड लिखा है 23136, और 8 का कोड, ठीक है, 8 का कोड क्या है, 34579, और यहाँ पे 9 का कोड निकालना है। अगर 9 की बात करता हूं तो N का कोड क्या है, यहाँ पे 6। ठीक है, I का कोड यहाँ पे क्या है, 4। ठीक है, और N का कोड यहाँ पे क्या है, 6, और E का कोड यहाँ पे क्या है आपके पास, 3। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो 3, तो 6 4 6 3। ठीक है, देखिए 6 4 3 6 6 4 6 3। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बन गया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बन गया। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। इसमें गिवन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड इज फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स विच कैन नॉट बी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो कि यहाँ पे नहीं बनता है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग गिवन, फाइंड द वर्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर एक वर्ड है IRATE, IRATE वर्ड बन गया, ग्रेट। जी आपके पास है, RB है, ए आपके पास EAT ये भी है, लेट LATE ये भी है। पर अगर क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट में M अल्फाबेट क्या है, एक्स्ट्रा है। क्लाइमेट में M अल्फाबेट जो है एक्स्ट्रा है, तो यही आपका ऐसा वर्ड था जो इसमें से नहीं बनेगा। तो आंसर इज 4th ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भी सेम ही है, तो इसमें भी आपको चेक करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया, मेंशन, नेशंस और एक्शंस। तो अगर यहाँ पे बात करता हूँ एक्शन है, नॉट एक्शंस, एक्शन है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्शन का C आपके पास एक न्यू अल्फाबेट है, एक्शन का C आपके पास एक न्यू अल्फाबेट है। तो आंसर क्या बन गया, 4th ऑप्शन यहाँ पे बन गया। 4th ऑप्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलोजिज्म से है ये क्वेश्चन। ऑल, देखिए सबसे पहले कोशिश करा करिए कि ऑल का डायग्राम बनाएं। ऑल व्हाइट आर ब्लू, ऑल व्हाइट क्या है आपके पास, ब्लू है। देन आगे है सम शूज आर व्हाइट। देखिए ये आपके पास यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे क्या है, ऑल शूज आर ब्लू, सारे के सारे शूज ब्लू के अंदर हैं। शूज जो है ब्लू के अंदर नहीं है, कुछ है। सम शूज आर ब्लू, कुछ शूज जो है ब्लू है। बिल्कुल इस पोर्शन की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो ये क्या ट्रू हो रहा है। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ओनली 2 फॉलोज ही डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, जो ही यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इफ यू आर 11th इन ए क्वी स्टैंडिंग फ्रॉम ईदर एंड। अब एक लाइन थी जिसमें आप लेफ्ट एंड से कितने थे, 11, और राइट एंड से भी आपकी पोजीशन कितनी थी, 11। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। तो टोटल निकालना था, लेफ्ट साइड से 11, राइट साइड से 11, माइनस ऑफ 1। 11 11 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21। तो टोटल जो यहाँ पे बच्चे बनते वो कितने बनते, 21 आपके पास बनते, 21 आपके पास यहाँ पे बन जाते। ठीक है,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ 4th ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਦੀ। ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਅ set A contain 5 consecutive even number and let B contains 6 consecutive number। Okay, set A है जी अपने कोल 5 consecutive number ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ set A ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ set A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ 120 ਹੈ। ਜੇ ਸਮ 120 ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ set A ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜੀ 24 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗਾਇਸ set A ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 120। 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀਗਾ 120 ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ 24। ਸੋ ਗਾਇਸ set A ਦੀ ਜੇ ਐਵਰੇਜ 24 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ set A ਕਨਸਿਕਿਊਟਿਵ ਈਵਨ ਹੈ ਔਡ ਹੈ। ਕਨਸਿਕਿਊਟਿਵ ਈਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ 24 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਰੱਖਿਆ 26 ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਇਧਰ 24 ਰੱਖ ਆਪਣਾ 22 ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ set A ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਆਪਣੀ 24 ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ set A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਸੀ 120 ਸੀਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਕਰ ਲਿਆ ਐਵਰੇਜ 24 ਆ ਗਈ ਤੇ set A ਆਪਣਾ ਕੀ ਜੀ ਕਨਸਿਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ set B ਹੈ, set B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ set B ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ set B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ set B if the smallest number of set B is 20 more than the largest number of set A। set A ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ B ਜੋੜਦਾ set A ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜੇ ਮੈਂ set A ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ 20 ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ 20 ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 48 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ set B ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 49 50 51 52 ਐਂਡ 53। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਹਨੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਫ set B ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 53। यही मेरा आंसर है जी। सो गाइस यही की है जी मेरा आंसर है। क्लियर है जी। सो गाइस यही मेरा की है जी आंसर है। आई होप गाइस फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलो जी सेकंड करते हैं जी हुण आपां। 53 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर तो। ओके सो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस की कह रहे कहंदा एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। एक आर्टिकल है कहंदा अपने 12% प्रॉफिट ते बेचा। ठीक है जी। सो गाइस ਆਪਾਂ 12% प्रॉफिट ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 112 ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ 100% ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 12% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ 112 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 112%। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸੀਪੀ ਮੇਰੀ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 112। ਇਫ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਫ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस वुड बी 10% ਲੈਸ। ਜੋ ਜੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ 90 ਹੋ 10% ਲੈਸ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ 90 ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਇਹ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस 100% ਹੈ ਤੁਸੀਂ 12% ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ 100 ਦਾ 12% 12 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 112 ਹੋਗੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ 10% 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 10% ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ 90% ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ selling he would and selling price would be rupees 5.75 rupees more। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ there would be a profit of 30। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 30% ਲਾਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੀ 27। ਇਹਦੇ ਤੇ 30% 10% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਆ ਗਿਆ। 10% ਜੇ 9 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 30% 27 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਡ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 711। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ 117% ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। 112 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 5% ਹੈ। ਇਹ 5% ਮੋਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 5% ਮੋਰ। ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੋਰ ਕਿਹਾ ਜੀ 5.75 रुपीज। क्लियर है जी। ਇਹ ਮੋਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 5.75 रुपीज ਮੋਰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ 100% ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ 1% ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ 1% ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1% ਕਰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1% ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1.15 रुपीज। क्लियर है जी। 1% ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 115 ਦੇ।
115 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਇਹ ਸੀਪੀਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਸੀਪੀਆਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ then at what price it would be sold to make a profit of 20%। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 5% ਮੋਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 5% ਮੋਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, 5% ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10% ਲਾਣਾ 11.5। ਜੇ 11.5 10% ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 11.5 10% ਹੈ ਤਾਂ 23 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 115 plus 23 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 138 ਰੁਪੀਸ ਐਸਪੀ ਆ ਗਈ, 138 ਰੁਪੀਸ ਐਸਪੀ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, 138 ਰੁਪੀਸ ਐਸਪੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ then at what price it would be sold to make a profit of 20%। ਸੀਪੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਤੀ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 27 ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10% 9 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 90 ਤੇ 27 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 117। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਐਸਪੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਪੀ ਰੁਪਏ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਐਸਪੀ ਰੁਪੀਸ ਚ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ 1% ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 100% ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 20% ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋ 20% ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 138 ਦਾ ਵੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਡ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਡ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਲੋ ਪੜੋ ਜੀ। The ratio of the successful and unsuccessful examines in an examination in a school is 6:1, right? So guys ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ successful ਤੇ unsuccessful ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 6:1। successful ਤੇ unsuccessful ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ 6:1 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ successful, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ unsuccessful। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6:1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੋਗੀ 7x ਹੋਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7x। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 6:1 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6x ਤੇ 1x ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 7x। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ the ratio would have been 9:1 if 6 more examined had been successful। ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੋਂ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਘਟਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੋਂ ਵੀ 6 ਬੰਦੇ ਘਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ 9:1 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ 6 ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ 6 ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੋਂ ਘਟਣਗੇ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6x + 6 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1x - 54। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 6 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 9x ਆਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ 3x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 60 ਦੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 20 ਆ ਗਈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 20 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 6x ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 120 ਆ ਗਿਆ, 20 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ x ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 20। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 140 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਟੋਟਲ। ਸੋ देयरफॉर ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 140, ਕਿਉਂਕਿ 7x ਹੈ ਨਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 7x। ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 140। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ ਕਿ 120 ਮੇਰੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, 20 ਕਿਨੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 140। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 126। ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਘਟਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈ। ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲੇ ਵੀ 140 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 126 ਤੇ 14 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 9:1 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ 140 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਘਟੇ ਵੀ ਨੇ। 126 ਤੇ 14 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 9:1 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 140।
टोटल अपने को स्ट्रेंथ कितनी सी जी 140 राइट ओके जी a wall is built by 17 men in 24 days in how many days can 18 men can do the work okay if the working hours per day are reduced in the ratio 5 to the 4 okay जी सो गाइस की कह रहे जी अपना ही चेन रूल का क्वेश्चन है जी m1 d1 m2 d2 वाला क्वेश्चन है जी सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी चेन रूल का m1 d1 m2 d2 क्लियर है राइट m1 d1 m2 d2 राइट एवरीबॉडी सो की कह रहे जी ਉਹ क्वेश्चन ਜੇ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਓ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ h1 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ m2 and d2 and h2 everybody clear है जी so guys m1 कितने दे रखे ने जी अपन कितने दे रखे ने 17 24 अपने कोल डेज ने 17 24 अपने कोल डेज ने 5/9 क्यों क्योंकि टोटल 9 चो 5 घंटे लग रहे ने जी ठीक है जी टोटल 9 चो कितने लग रहे ने जी 5 घंटे ते दूसरी साइड अपने कोल कितने जी 18 मैन दे रखे ने डेज अपन ने फाइंड आउट करने ने ते 4/9 9 ਨਾਲ 9 ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲਰਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 85/3 d2 can I also write 28 1/3 d2 clear है जी clear है टोटल 9 घंटे से ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਜੀ 9 ਚੋਂ 4 ਲੱਗੇ clear है जी ये चीज इजी क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन है जी अपने को पाइप्स एंड सिस्टम का ठीक है जी टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम ओके क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी टू पाइप्स ए एंड बी देखो टैप ए है एक पास से अपने को टैप की है जी बी है राइट वो फिल कर रही है जी सिस्टम में टैप ए कितना फिल कर रही है जी 60 मिनट लेंदी है जी 75 मिनट लेंदी है इथे आप 60 मिनट लिख देने उरे 75 मिनट लिख रहे हैं जी ऑलराइट क्लियर है जी 60 ਤੇ 75 कहता there is also a waste pipe in the bottom if all the three pipes are working simultaneously the system is filling okay so tap C एक waste pipe है मैं लिख लेना नॉलेज होनी चाहिए अपन को पता होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन की गिवन है जी अपन को इंफॉर्मेशन है कि टैप C एक वेस्ट पाइप है जो तीनों टैप्स ओपन हुई ने देखो ए भी फिल कर दिया बी भी फिल कर दिया लेकिन सी एम्प्टी कर दिया तीनों मिलके टैंक ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲਕੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣੇ 60 75 ਤੇ 50 ਦਾ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ 300 ਲੀਟਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ओके 300 लीटर जे मैं एलसीएम ले लेना 300 लीटर जे मैं एलसीएम ले लेना 300 अपॉन 60 प्लस 5 लीटर आ गया जी ऑलराइट 300 प्लस 75 प्लस 4 लीटर आ गया ऑलराइट वेस्ट पाइप ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 50 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 300 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਚ 300 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਚ 300 ਲੀਟਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ देयरफॉर इन 1 मिनट 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 6 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੇ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 6 ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਇਆ ਜੀ 1 ਲੀਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜੀ 5 ਇਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ 4 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਵੇਸਟ ਪਾਈਪ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਐਮਪਟੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨ 300 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਮਿੰਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 6 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਟੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ 9 ਲੀਟਰ ਆਇਆ 6 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੇ ਹੋਇਆ देयरफॉर वेस्ट पाइप एम्प्टी कर दी है जी एम्प्टी 9 लीटर चों 6 लीटर पानी स्टे हो गया तो वेस्ट पाइप की कर दी है जी 3 लीटर पानी की कर दी है जी एम्प्टी कर दी है क्लियर है जी 1 मिनट
ठीक है जी, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। सो गाइस पूरा टैंक आपने वेस्ट तो खाली करवाना है, सो देयरफॉर वेस्ट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 300 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 300 ਲੀਟਰ ਬਟਾ 3 ਲੀਟਰ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 100 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 100 मिनट। क्लियर है जी। जे वेस्ट पाइप देखो इधर पढ़ो लाइन मैंने की लिखी है जी, देयरफॉर वेस्ट पाइप एम्प्टी इन 1 मिनट 3 लीटर पानी एम्प्टी कर दिया। जे 1 मिनट चो 3 लीटर पानी एम्प्टी कर दिया तो पूरा टैंक को 100 मिनटां च की कर दोगे जी, खाली कर दोगे। आई होप गाइस क्लियर है जी। इनू पढ़ो ते आपां नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर तो है जी। चलो जी, टाइम स्पीड एंड एवरेज स्पीड बारे पूछा जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर तो एवरेज स्पीड बारे पूछ रहे जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑलरेडी गाइस की कहंदे जी। चलो पढ़ते हैं जी क्वेश्चन, ठीक है जी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आप 6 करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 राइट। की कह रहे जी क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज स्पीड बारे। सो गाइस एवरेज स्पीड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, एवरेज स्पीड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਟੋਟਲ डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ T1 T2 T3 ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ 100 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30% ਹੈ ਜੀ। 100 ਦਾ 30% 30 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ। 100 ਦਾ 30% 30 ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਇਨਬਿਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਨ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 100 ਦਾ 30% 30 ਆਇਆ ਤੇ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ T1 ਬਣਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ T2 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, 60 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। 100 ਦਾ 60% 60 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 40 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 10। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨ 10 ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 100 ਬਟਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1.5 ਸੋ 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 कितना आ गया जी 4 आ गया। सो गाइस 100 बटा 4 कितनी आ गई जी, एवरेज स्पीड कितनी आ गई जी 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। आई होप गाइस क्लियर है जी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना ट्रेन चैप्टर तो की कह रहे जी, अ ट्रेन जो कि 280 मीटर लॉन्ग है जी। सो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी, की कह रहे जी, अ ट्रेन है जी वो 280 मीटर लॉन्ग है जी, ऑलराइट ठीक है जी, इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी। सो गाइस डिस्टेंस कितना ਹੁੰਦਾ ਜੀ s into t। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਡ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 280, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਜੀ 220। ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ट्रेन के स्पीड नाल जा रही है 60 ਦੀ स्पीड नाल जा रही है, तो आप मीटर पर सैकंड च कन्वर्ट करांगे, क्योंकि अपनी ट्रेन की लेंथ मीटर च होंदी है, तो आप मीटर पर सैकंड च ਉਹਨੂੰ कन्वर्ट करांगे। कितना टाइम लग रहा ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है राइट। सो गाइस इथों कितना आ गया जी, पूरा 500 आ गया जी, 60 into 5/18 into t। सो कटिंग हो रही है जी पूरी। इथों कितना आ गया जी अपने को 100 आ गया जी, 6 10 6 3 इथों 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਰਾਈਟ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਏਜਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦ ਏਜਸ ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ 4:3। ਓਕੇ, ਸੋ ਏਜਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8th ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੈ राइट। सो गाइस रेशियो की दे रखी है जी उन्होंने 4:3, लेकिन ये जी रेशियो है प्रेजेंट दी रेशियो 4:3। केडी रेशियो है जी प्रेजेंट दी रेशियो। क्लियर है जी, जे प्रेजेंट दी रेशियो है तो 4 साल बाद दी रेशियो की है 9:7, 9:7। क्लियर है जी।
क्लियर है जी। सो इन्हां दोनों का गैप कितना है जी 2, क्योंकि वर्टिकल गैप सेम नहीं है, इनू 1 नाल मल्टीप्लाई करिया, इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करिया। क्लियर है जी। इथों कितना आ गया जी 8 ते 6 आ गया, 8 रेशो की आ गया जी 6 आ गया, उरो कितना आ गया जी 9 रेशो 7 आ गया। सो गाइस वर्टिकल गैप 1 आ गया जी मेरा, वर्टिकल गैप 1 आ गया। सो गाइस 1 पार्ट किदे बराबर है जी 4 ईयर्स दे। जे 1 पार्ट 4 ईयर्स दे बराबर है तो 4 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਕੀਤਾ। सो प्रेजेंट मैन ਦੀ परसेंटेज कितनी आ गई जी 32 आ गई, 32 ईयर्स आ गई। ठीक है जी। जे वाइफ ਦੀ परसेंटेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ परसेंटेज कितनी आ गई 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਕਰੀਏ 24 आ गई। पहला तो उरे तक देखो अपना वर्टिकल गैप सेम नहीं सी, आ वाला डिफरेंस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, आ वाला डिफरेंस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8 ਤੇ 6 ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 32 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਦੇ ਵਰ ਮੈਰਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ 5:3, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ 32 ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਈਅਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੇਮ ਈਅਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ 5:3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 5:3। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ x। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 12 ਈਅਰਸ। ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 12। ਇਟ ਮੀਨ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 32 ਚੋਂ 12 ਘਟਾ ਤੇ 24 ਚੋਂ 12 ਘਟਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 5:3 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਜੀ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9th ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9। Alright guys, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9th। A businessman sold 2/3 of his stock at the gain of 20% and the rest at the gain of 14%। ओके 2/3 कर रहे 20% ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ 14% ਤੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਸ 14% ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ 20% ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 14% ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨ ਉਹ 1/3 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2/3 ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 20% ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1:2। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ 20 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ x - 14 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 40 - 2x x - 4। क्लियर है जी। सो गाइस जे मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर आके 3x हो जाएगा जी, इधर आके कितना हो जाएगा जी 54 हो जाएगा। तो कितना कितने x की वैल्यू कितनी आ गई जी 18% आ जाएगी ओवरऑल वैल्यू। सो गाइस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 18 ਲਿਖੋ ਉਰੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ 18 ਲਿਖੋ। ਆ ਦੇਖੋ 14% ਐ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, 20% ਐ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 1:2 ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ 18 ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ 18 ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 20 ਚੋਂ 18 ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ 1:2 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, 1:2 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ। 20 ਚੋਂ 18 ਇਹ ਮੈਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ। 20 ਚੋਂ 18 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। 18 ਚੋਂ 14 ਗਏ, 18 ਚੋਂ 14 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ 1:2। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। आई होप गाइस क्लियर है जी। ऑप्शन जो भी तुसी पिक कर सकते हो एंड नाल दी नाल इदां सॉल्व भी कर सकते हो। क्लियर है जी, आई होप गाइस क्लियर है जी। सो मैनू ये चीज दसो क्लियर है जी ये चीज, चलो ठीक है जी क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10th है जी अपना। सो क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं जी आपां, की कह रहे जी क्वेश्चन नंबर 10th, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th भी एलिगेशन नाल ही करांगे जी आपां।
क्वेश्चन नंबर 10 च की कह रहे जी, कहते ट्रेडर परचेज अ वॉच एंड वॉल clock for rupees 390. He sell them making a profit of 10% on the watch, 15% on the wall clock. If he earn a profit of rupees 5150, then what would be the difference between the original price of the wall clock and the watch? So guys, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ watch ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓਗੇ wall clock, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ watch ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ wall clock। क्लियर है जी। 390 का पहला तो 10% किया जी 39 रुपीज आ गए। 390 का 10% करके आया जी 39। जे 10% करके 39 आया तो 5% करके 19.5 आ गया, तो टोटल कितना आ गया जी 58.5। यानी जो 58.5 आ गया, ये मैंने 390 का 15% किया जी। देखो आया 390 का 10% करके, आया 390 का 15% करके, तो उन्होंने ओवरऑल कितना हो रहा है 51.50। उन्होंने ओवरऑल कितना हो रहा है जी 51.50 रुपीज, ये ओवरऑल हो रहा है जी। क्लियर है जी, एक गिवन है जी अपन। सो गाइस आप रेशियो कट लांगे जी, उरो 7 आ जाऊगा जी, पूरा 7 आ रहा है जी। उरो कितना आ जाऊगा जी 12.5। क्लियर है जी, राइट एवरीबॉडी। सो गाइस ये 14 से 25 आ गए, 14 से 25 आ गए, ठीक है। सो गाइस टोटल 39 पार्ट्स ने जी, 39 यूनिट्स लिख लो जी। 39 यूनिट्स किदे बराबर ने जी 390 रुपए के। तो एक यूनिट किदे, एक हिस्सा किदे बराबर है जी 10 रुपए के। जे तुसी इहदे नाल कर दो तो 140 आ जाऊगा जी, 40 रुपए। जे इहदे नाल करोगे तो 250 आ जाऊगा जी, यानी 250 रुपए। उन्हें डिफरेंस पूछा तो कितना आ जाऊगा जी 110 रुपए। क्लियर है जी। जे डिफरेंस की गल करिए तो कितना आ जाऊगा जी 110 रुपए। काफी इजी क्वेश्चन सी। एलिगेशन तो आना ही चाहिए जी थोड़ा। क्लियर है जी, एलिगेशन वर्गी रीस नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन है जी अपने जेडे एलिगेशन नाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी अपन। एवरेज चैप्टर तो है जी क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहे थे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। कहता if x is equal to 80% of the average of 5, 7 and 14. Okay, if x is equal to 80% of average of 5 plus average of 5 plus 7, okay, plus 14 plus 5, 7 plus 14 plus 5 इन्हां दी एवरेज है। सो गाइस की मैं इन्हू इत्थे 4/5 लिख सकदा जी 80% नु, और आ 4 नाल 4 कट देगा जी। इनू सॉल्व कर लेने दी सीधे इत्थे 26 लिख लेने, 12 ते 14 26 प्लस y अपॉन 4। ए वाले 4 नाल 4 कट गया। सो कितना आ गया जी 5x इज इक्वल टू 26 प्लस y आ गया। क्लियर है जी, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर है जी, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। नेक्स्ट की है जी अपने कोल, नेक्स्ट की कह रहे हैं जी वो अपने कोल वो अपन कह रहे हैं, कहना x ते y दी जेडी एवरेज है, इफ द एवरेज ऑफ x y 26 दे रखी है। ओके, नेक्स्ट कह रहे कहना x ते y दी जेडी एवरेज है वो अपन 26 दे रखी है जी, तो 52 हो जाऊगा x प्लस y। ये अपनी सेकंड इक्वेशन होगी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5x - y इज इक्वल टू 26। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਉਰੇ ਆਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 5x + 5y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 260 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 5x + 5y 260 आ गया। क्लियर है ये चीज। सो गाइस साइन चेंज करते जी अपन। सो पहला तो मैंने ये दसो ए वाली चीज इहदे नाल कट जूगी जी, राइट। कितना आ जाऊगा जी -6y। हाँ जी कितना आ गया 0, पहला तो 0 आ गया जी, ठीक है जी। 260 260 4 हो गया जी, पहला 4 आ गया जी, फिर 3 आ गया, फिर अपने को कितना आ गया जी 2 आ गया, माइनस आ गया। क्लियर है जी 234 आ गया जी अपने को। सो गाइस माइनस नाल इत्थे माड़ा जिहा माइनस पा लियो जी, -234 हो गया जी। माइनस नाल माइनस कट गया तो देयरफॉर y दी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 234/6, तो कितना आ गया जी 39। क्लियर है जी। मैंने कला स्टेप करता जी, हर तरह का स्टूडेंट हुंदा है, कोई बिगिनर भी हुंदा जी, तो सारिਆਂ ਨੂੰ देख के करना पैंदा जी। सो क्वेश्चन नंबर 12 ते आने आ जी ਆਪਾਂ ਹੁਣ नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं,
कहता टू स्टूडेंट अपीयर्ड एट एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि परसेंटेज चैप्टर चों ये लास्ट टाइम भी एग्जाम च आया जी, ठीक है जी, स्टेट एग्जाम च आया, इवन सिविल सर्विसेज के एग्जाम च आया जी ये क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन नंबर 12 कर देंगे आप। देखो हर परसेंटेज की होंगी है जी 100 होंगी है, ठीक है जी। एक नू 56% मिले तो दूसरे नू कितना मिला होगा 44 मिला होगा जी। जी एक बंदे नू 56% मिले तो दूसरे नू 44, क्योंकि हर परसेंटेज की होंगी है जी अपने कोल अपना की होंगी है जी 100 होंगी। सो गाइस दोनों की परसेंटेज का जो गैप है वो 12% है जी। मार्क्स का गैप कितना जी 9, परसेंटेज का गैप 12 है तो मार्क्स का गैप कितना जी 9 मार्क्स। क्लियर है जी, परसेंटेज का गैप 12 है तो मार्क्स का गैप कितना 9। सो 1% कितना आ गया जी 9/12। क्लियर है जी, 1% कितना आ गया 9/12। क्लियर है जी, क्लियर है जी। सो अगर मैं गल करा 1% किधे बराबर है जी 3/4 मार्क्स। सो 1% की हो गई जी 3/4 मार्क्स। क्लियर है जी। सो गाइस 100% की हो जाएगा जी 75 is the total marks. So guys 75 is the total marks. 75 किने total marks ने। Clear है जी। So guys 75 जो total marks ने वो कहता एक बंदे दे दूसरे बंदे नालों या एक स्टूडेंट दे दूसरे स्टूडेंट नालों 9 नंबर ज्यादा ने। तो guys तुसी टोटल चो ना वो 9 नंबर काट दो तो कितना आ गया 66 आ गया। दोहां नूं एक बार बराबर बन दो 33। सो जेडे 9 नंबर घट सी ज्यादा सी वो वापस जोड़ दो तो कितना आ गया देखो 42 ते 33 आ गया। क्लियर है जी। दोबारा देखो टोटल चों वो 9 नंबर घट तो जेड़ा डिफरेंस सी जेड़ा किसी भी ज्यादा होण, मान लो ए बंदे दे ज्यादा ने वो टोटल चों 9 घटा के 66 आ गए, दोनों नूं बराबर बनते ते ए दे विच ही वापस जोड़ दो वो 9 नंबर। तो यही जानी जेड़ा 75 है ओदा डिस्टिंग्विश हो जाऊगा कि एक बच्चे दे 42 ने ते दूसरे बच्चे दे किन्ने ने दी 33। क्लियर है जी, आई होप गाइस क्लियर है। और जे ऐसा नहीं करना तो देखो पहला ही ऑप्शन है 42 ते 33, इन्हां दोनों का ही टोटल 75 बनता है और इन्हां दोनों च ही डिफरेंस 9 है। ਤੁਹਾਨੂੰ दो चीज़ां इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ने कि टोटल 75 बनना चाहिए, डिफरेंस भी दोनों की होना चाहिए जी 9 का। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है जी। ऑलरेडी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैन सेल 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज 1710। ठीक है जी, मैन सेल करता है 2 हॉर्सेस सेल करता है 1710 दे। ठीक है जी, अगे क्वेश्चन नंबर है जी अपना 13। ऑलरेडी गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है 2 हॉर्सेस सेल करते हैं 1710 दे। द सीपी ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड। द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस, सेकंड इज सोल्ड एट 25% गेन। देखो जो फर्स्ट है वो 10% लॉस है, यानी 10% ਨੂੰ पहली गल तो मैं 1/10 लिख सकता हूं। ठीक है जी, जो सैकेंड है वो 25% गेन है तो सैकेंड 25% मैं की लिख सकता नहीं 1/4 लिख सकता। क्लियर है जी, आई होप गाइस क्लियर है। ठीक है, हम देखो सीपी प्रॉफिट लॉस ते एसपी जी डिनोमिनेटर वाली चीज होंगी है जी वो सीपी होंगी है जी। आ 10 ठीक है जी, आ 10 आ फर्स्ट है आ सैकेंड है। सीपी इन नीचे वाले 10 कहते हैं, सीपी कहते हैं जी। सीपी 10 है लॉस है जी, पहले ते लॉस है, दूसरे ते की है जी अपन प्रॉफिट है। क्लियर है जी। सो जी आ सीपी एक दा लॉस है, यानी मैं -1 पाऊंगा तो एसपी 9 रह जाऊगी। सिमिलरली जी आ सीपी है 4 सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट है तो मैं 5 आ गए जी। चेक करो जी। क्लियर है जी, आप क्लास हमेशा इन चीजों ऐदा ही डील करते हैं जी। राइट, ये सेकंड है जी, आ फर्स्ट है। दोबारा देखो डिनोमिनेटर सीपी है, 1 का लॉस है तो 9 एसपी हुई। डिनोमिनेटर 4 है, 1 का प्रॉफिट है तो 5 की होगी मेरी एसपी होगी। कहता दोनों की एसपी सेम है। नहीं, सीपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड। देखो चेक करो, ऐसा ही लिखा है सीपी ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू एसपी ऑफ द सेकंड। एदा सीपी ए दे बराबर है जी। सो गाइस की आ जाऊगा इन्हां दोनों की की हो जाऊगी जी बराबर है। सो गाइस इनू मैं सिर्फ 2 नाल मल्टीप्लाई कर सकदा जी, सो दैट कि बराबर है। जे 1 नू करा तो सारे नू करांगे, क्यों? क्योंकि जे उरे 10 है तो उरे भी 10 चाहिए, उरे 10 है तो उरे भी 10 चाहिए। हुण उन्हें कहा दोनों की जिहड़ी एसपी आ मैन सेल 2 हॉर्सेस, ठीक है जी, जी दोनों की एसपी है 2 हॉर्सेस वो कितनी है जी 1710 है। तो अपनी एसपी का टोटल कितना हो गया 19 हिस्से कितने बराबर ने जी 1710 के। ये प्लीज चेक करो, ये दोहां की एसपी है तो ये भी दोहां की एसपी है। किवें आ 9 है जी, आ 10 है जी। क्लियर है जी, तो 19 हो गए तो ये पूरा 9 ते जा रहा। एक पार्ट कितने बराबर आ गया जी 90 के, एक हिस्सा कितने बराबर आ गया 90। हुण पूछा कि जी उन्हें
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ what is his total gain or loss। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ -1 ਹੈ ਉਰੇ +2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ +2 -1 देयरफॉर ਮੈਨੂੰ ਗੇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 1 ਪਾਰਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਗੇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 90 ਰੁਪੀਸ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 90 ਰੁਪੀਸ। ਇਟ ਮੀਨ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 90 ਰੁਪੀਸ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ मैंने ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਇਹਦੀ 2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦੋ 2 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦੋ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 2 ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਮੇਰੇ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਗੇਨ ਇੱਕ 1 ਪਾਰਟ ਦਾ ਗੇਨ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਚ 1 ਹੈ ਰੁਪਿਆਂ ਚ 90 ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ 1 ਹੈ ਰੁਪਿਆਂ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 90 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। Alright guys, 14th question करते हैं जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी अपना a man traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours। Okay, again the most important question। ठीक है जी, partly by foot है जी partly by bicycle है। ठीक है जी, again important question है जी। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Alright guys, question number 14 है जी। तो मैं एलिगेशन ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 61/9 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। 4 ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਐਂਡ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 61 upon distance upon this 9। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 4 × 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ 9 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ 81 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 9 × 9। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 36 ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 81। ਸੋ ਗਾਇਸ 81 ਚੋਂ 61 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 20 ਆ 20 ਆ। this minus this 11 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 5 ਆ ਗਿਆ। 11 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ 11 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ ਤਾਂ 5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ 5 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 4s ਦਾ 5 5s ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਪੀਡ ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 1 ਤੇ ਟਾਈਮ 2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ this minus this minus this ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਤਾਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 9 ਆਵਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ 9 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਟ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 4। ਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 4 ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਸ 4 ਹੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ देयरफॉर ਸਪੀਡ ਵੀ 4 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ s × t। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਕਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਨੂੰ। 5 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ 9 ਨਾਲ ਤਾਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ। क्लियर है जी। ऑलराइट गाइस अपना लास्ट क्वेश्चन है जी 15th नंबर क्वेश्चन। चलो जी 15th नंबर क्वेश्चन करते हैं जी की कह रहा है जी 15वें नंबर क्वेश्चन चलो जी लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि वॉल्यूम आपको दे रखा है जी वॉल्यूम की है जी v। सो गाइस वॉल्यूम ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ a ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਟ ਮੀਨ v ਦੇ। ਸੋ ਗਾइस ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜੋ ਇਹਦੀ v ਦਾ 1/3 यानी अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ v राइट। सो गाइस उन्हें पूछा की है कहता टोटल लेंथ ऑफ द एजेस। सो गाइस एवरीबॉडी नो कि टोटल लेंथ की होंदी है जी 12 होंदी है। सो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी जी टोटल लेंथ ऑफ एजेस पूरे 12 एजेस होंगे ना। टोटल लेंथ ऑफ एजेस कितनी आ जाएगी जी 12a। सो गाइस a किदे बराबर दे रखे जी इनटू v 1/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। आई होप गाइस क्लियर है जी। सो गाइस उम्मीद करदा कि सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ
ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਾਜਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन देखते हैं। पहला अपना क्वेश्चन हैगा उद्यमी शब्द का विरोधी शब्द की हुंदा है। ठीक है, उद्यमी का मतलब हुंदा है कि फुर्तीला। ते अपने ऑप्शंस ने अपना ऑप्शन देखना कि आंसर केड़ा आएगा। उद्यमी का ऑपोजिट क्या आएगा, आलसी। मतलब ऑप्शन बी जेड़ा हैगा अपना राइट आंसर है। उद्यमी का विरोधी शब्द की आएगा, आलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, तुसी मेरा साडा शब्द की हन। तुसी मेरा साडा शब्द जेड़े हैगे आ की हन। नाम है, पड़नाम है, विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। ते ये तीनों शब्द की ने ये हैगे ने पड़नाम जेड़े कि नाम दी जगह वरते जांदे आ, पुरखवाचक पड़नाम दे आंदे ने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झइया लैना की है, ये अपना हैगा मुहावरा। झइया लैना की है, ये अपना हैगा मुहावरा। मतलब राइट आंसर अपना की आएगा, ऑप्शन जेड़ा हैगा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेठ लिखियां चो विशेषण चुनो। देखो विशेषण की हुंदा है, मतलब किसी दी क्वालिटी। ठीक है, किसी दी क्वालिटी दसनी, आम तो खास बनाना। हुण ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन अपना हैगा कि पीला, चार, चंगा, काला। ठीक है, पैंट, कमीज, पजामा, महिंद्र, पटियाला, अमृतसर, ओ ए तू। देखो चारां दे विच जेड़ा कोई क्वालिटी बारे गल हो रही है, किसी दी मतलब किसी खास दस रहे हैं, ते अपना राइट आंसर केड़ा आएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि ए पीला रंग कोई काउंटेबल, चंगा कोई क्वालिटी है, कोई रंग दी गल हो रही है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, माझी जेड़ी हैगी है किहड़े खेत्र विच बोली जाती है। माझी अपनी की है, एक उपभाषा है। ठीक है, वो किहड़े खेत्र विच बोलदे आ, कपूरथला, पटियाला, रोपड़ का अमृतसर। असी माझी नूं याद कर सकते हैं कि टैग पी दे नाल। ठीक है, टैग पी दे नाल आपां याद कर सकते हैं माझी नूं। ठीक है, केड़ा केड़ा, टी तो तरनतारन, ए तो अमृतसर, जी तो गुरदासपुर, पी तो पठानकोट। देखो इन्हां तिन्नां विच तां आपां नूं नहीं मिल रहा, इन्हां विचों कोई, मतलब राइट आंसर जेड़ा हैगा अपना ऑप्शन डी, अमृतसर। अमृतसर दे विच केड़ी उपभाषा बोलदे आ, अपनी माझी बोलदे आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असीं देखदे हां। गुरमुखी की है। गुरमुखी की है, गुरमुखी अपनी भाषा है, बोली है, लिपि है कि उपभाषा है। गुरमुखी जेड़ी की हैगी अपनी लिपि है। राइट आंसर जेड़ा आ जाएगा अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, देखो बदसूरत, बदशकल, कोजा, भैड़ा शब्द का समानार्थक असी शब्द एक होर जिहड़ा हैगा चारां दे विचों फाइंड आउट करना है कि बदसूरत, बदशकल, कोजा, भैड़ा सब का मतलब एक ही है। ठीक है, इन्हां विच असीं एक होर सेम समानार्थक जिहड़ा शब्द हैगा लभना कि किहड़ा हो सकता है, माड़ा, सुंदर, पागल, कमला। तो राइट आंसर अपना की आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर अपना की आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक विच पड़नाम वरतन दा लाभ की हुंदा है। वाक दे विच जिहड़ा पड़नाम हैगा वो नाम दी जगह वरते जांदा है। ठीक है, नाम दी जगह की वरतदे हैं, पड़नाम। ते क्वेश्चन अपना पूछा गया है कि वाक विच पड़नाम वरतन दा लाभ की है। ऑप्शन अपना देखते हैं, नाम नूं दोहराउणा नहीं पैंदा, वाक विच रवानगी पैदा हुंदी है, वाक अधूरे रह जाते हैं, वाक पूरे हो जाते हैं। देखो राइट आंसर अपना की आएगा, ऑप्शन ए कि नाम नूं दोहराउणा नहीं पैंदा। क्योंकि नाम जिहड़ा हैगा, पड़नाम जिहड़ा हैगा नाम दी जगह वरते जांदा है ना, तुसी, मेरा, साडा। ते इत्थे की है कि नाम नूं जिहड़ा हैगा दोहराउणा नहीं पैंदा। राइट आंसर की आएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। पुआधी की है। पुआधी जिहड़ी हैगी है की है, उपभाषा है, भाषा है, पंजाबी है, लिपि है। पुआधी जिहड़ी हैगी अपनी
उपभाषा है। राइट आंसर जेड़ा हैगा अपना ऑप्शन ए आएगा। वादी की अपनी उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसीपल साहब कॉलेज आए ते उन्होंने भाषण दिता। देखो प्रिंसीपल साहब कॉलेज आए ते उन्होंने भाषण दिता। वाक दी किस्म केड़ी है? वाक दी किस्म दसनी है कि साधारण वाक है ना, संयुक्त वाक है, मिश्रित वाक है कि प्रश्नवाचक है। देखो प्रश्नवाचक तो नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पूछन दी प्रश्न पूछदे आ, ठीक है। संयुक्त वाक हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है, ते अपना एवला नहीं हो सकता। ते राइट आंसर अपना क्या आएगा? संयुक्त वाक आएगा। संयुक्त वाक केड़ा हुंदा है? जिस दे विच दो क्रियावां हो रहीआं होण। देखो प्रिंसीपल साहब एक तां कॉलेज आए फिर उन्होंने भाषण दिता, एक वाक विच दो क्रियावां हो रहीआं ने, वो अपना की होएगा? ऑप्शन सी जेड़ा हैगा अपना राइट आंसर है। संयुक्त वाक है मतलब ऑप्शन सी जेड़ा अपना हैगा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिठ ठोकरी। पिठ ठोकनी की है? वाकांश है, अखान है, रूपक है कि मुहावरा है? पिठ ठोकनी हुंदी है अपना हैगा मुहावरा, मतलब हुंदी है किसी नू शाबाशी देनी। पिठ ठोकनी मतलब किसी नू शाबाशी देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुत्ती लाउणी, ठीक है। लुत्ती लाउणी दा अर्थ की है? लुत्ती लाउणी दा अर्थ की है? अग बलाउणी, अग लाउणी, चुगली करनी जां वैर कड्ढना। लुत्ती लाउणी दा जेड़ा हैगा मतलब हुंदा है चुगली करनी। लुत्ती लाउणी मतलब चुगली करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलवई जेड़ी हैगी है किस खेतर विच बोली जाती है? मलवई जेड़ी हैगी है किस खेतर विच बोली जाती? जिवें कि आपां पहला क्वेश्चन भी करिया, आपां कह सकते हैं, याद कर सकते हैं। टैग पी जेड़ी हैगी है माझी विच बोली जाती है, मतलब तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट विच माझी, ठीक है। जे एंड के नैशनल, ठीक है, जलंधर, नवांशहर, कपूरथला दे विच बोली जाती है दुआबी। ਜਿਹੜੇ बाकी डिस्ट्रिक्ट बच गए उन्हां विच बोली जाती है मलवई, ठीक है। आपां देखते हैं इन्हां विच मलवई जिहड़ी हैगी है किहड़े-किहड़े खेतर विच बोलदे आ। अमृतसर च नहीं बोलते, अंबाले विच नहीं बोलते। ते राइट आंसर जिहड़ा आएगा ए जां सी। बाय मिस्टेक दो ऑप्शंस टाइप हो गई ने, ठीक है। राइट आंसर जिहड़ा आएगा अपना ऑप्शन ए जां ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपां देखते हैं। सोहना हसीन, सोहना हसीन सुंदर शब्द का होर किहड़ा समानार्थक है? देखो असीं तिन्नां दा एक होर जिहड़ा हैगा सिमिलर शब्द जिहड़ा हैगा, सिमिलर शब्द असीं लभना है कि खराट, रूपवंत, कोजा या सात्विक। सोहना हसीन सुंदर दा आंसर की आएगा? ऑप्शन बी रूपवंत। रूपवंत भी की इन्हां दा समानार्थ सेम ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शुद्ध मुहावरा चुनो। चार ऑप्शंस गिवन ने, सिरों तेल लंघना, सिरों कान लंघना, सिरों पैर लंघना ते सिरों पानी लंघना। राइट आंसर अपना की आएगा? ऑप्शन डी, मतलब सिरों पानी लंघना। जो कि गल बहुत अगे वध जावे तां मुहावरा यूज कर दे कि सिरों पानी लंघ गया, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन सी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप तुहानू समझ आया होएगा। Everybody, welcome to this session of mock discussion by Piyush Sardana. Mock number 4. There we go with the first part. It is a comprehension. The achievement of science in the 20th century has been very great. Its influence can be felt in every sphere of life. From the small pins and needles to huge iron sheets और joints. ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारे डेली यूज़ के लिए और वो फैक्ट्री से आती है जहाँ साइंटिफिक जो प्रिंसिपल हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं प्रैक्टिकल एंड्स में। तो कहता है ये जो 20th सेंचुरी में है वो अचीवमेंट तो बहुत बढ़िया रही है उसकी, वो हर एक स्फेयर में मिल चुका है जो उसका प्रभाव था जीवन के। छोटे छोटे पिंस, नीडल्स से लेकर बड़ी बड़ी आयरन शीट्स और जॉइंट तक हम डेली लाइफ के लिए चीज़ें लेते हैं। साइंस ने मैन को एनेबल किया है कि वो जो नेचर की फोर्सेस है उसको कंट्रोल में लाए और अपनी एडवांटेज के तौर पे यूज़ करे। वो दूर दूर जो डिस्टेंट पार्ट्स हैं वर्ल्ड के उनको क्लोज ला चुका है। यूनिवर्स की जो हमारी नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ गई है। किस चीज़ में? हमारे जो एफर्ट्स हैं, बिल्कुल बिना थके जो एफर्ट्स डाले एस्ट्रोनॉमर्स ने, जीन्स ने, एडिसन से, राइट। और रिमार्केबल जो उनके क्योर्स हैं ह्यूमन डिजीज़ के जो पॉसिबल हुए हैं सिर्फ अच्छी अच्छी दवाइयों से,
वो सिर्फ साइंस की बदौलत है। सो दिस वॉज द पैसेज, इसको हमने आंसर में कन्वर्ट करना है। तो कहता मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कहता जो इम्पैक्ट ऑफ साइंस है वो हर स्फेयर में मिल जाएगा। और ये डायरेक्टली गिवन नहीं। द मोड ऑफ अप्रोच इज, कहता है इसकी जो अप्रोच का मोड है वो क्या है, एक्सपोजिटरी। कहता है डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, सर डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जब चीज़ बहुत ही डिटेल में की जाए। इसने तो सिर्फ हर किसी के छोटे छोटे हमें पैटर्न्स बता दिए हैं, कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है आपका जो इंटेंट है एक्सप्लेन करने का, मतलब बेसिकली आप भावनाएं समझें, आपका इंटेंट क्या है एक्सप्लेन करने का, राइट। सो दैट इज एक्सपोज करना किसी चीज़ को। और लॉजिकल आपको पता ही है, जहाँ पर स्टैट्स बताए हों, प्रूफ दिए हों, राइट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है, जो ये जो बॉडीली स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने की थ्योरी होती है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर को, इन सब को, तो उसको बोला जाता है एनाटॉमिकल, राइट। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, आंसर कम्स आउट टू बी डी। व्हाट हैज enabled man to harness the forces of nature to the advantage of mankind? उसने बोला था ना एडवांटेज ऑफ मैनकाइंड में क्या है, सर साइंस। ये रहा, साइंस हैज enabled to take the forces under control and to use them for his own advantage. Science has proved a great boon for scientists, artists, explorer, man. सर सबके लिए था, हर किसी के लिए, कहता हर क्षेत्र में इसका जो है दबदबा रहा है। तो वीकेंड से आंसर इज डी। एप्रोप्रिएट टाइटल बताना है, साइंस इज अ कर्स। ना बिल्कुल भी नहीं, साइंस बून है, यस। अचीवमेंट्स तो चलो थी, लेकिन साइंस के बारे में ज़्यादा बताया गया था। आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन, एप्रोप्रिएट टाइटल। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट। इट सेज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउअडेज हैव अ मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस। इसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 जो है वो फिक्स है, आपको PQRS बीच में लगाना है। अब आपको पता है अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउअडेज हैव, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउअडेज हैव, तो ये क्या लग रहा है, प्लूरल, राइट। अब प्लूरल का मतलब कि सर ये पीपल की बात की हुई है, इनके बाद कुछ दे वगैरह वाला आएगा, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग या P आएगा या R आएगा। P चेक करें, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्टेस्ट फॉर। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है, बेचारे ने बात करी है उनके पास एनिमल एग्जिस्टेंस मेयर है, यहाँ बात कर रहा है मेंटल एग्जर्शन, ये तो बिल्कुल नहीं जचेगा। यानी सेकंड सेंटेंस तो R लग गया। क्या है, दे बिलीव इन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मैरी मेकिंग। क्या बिलीव करते हैं, खाने में, पीने में और सिर्फ खुशहाली में, है ना। फिर उसके बाद R के बाद या तो S आएगा या P आएगा, इन ऑप्शन से पता लग रहा है। S लगाओ, सो दैट दे फाइंड एस्केप इन डांसिंग मूवी, ये तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। सो दैट ये तो बिल्कुल लिंक नहीं है, क्या लिंक है, ऑफ कोर्स नॉट सर, वो ऊपर कर तो रहे हैं, R के में भी तो यही बात हुई है। तो इसके बाद आता है P, एज पर दी ऑप्शन। कहता दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्टेस्ट फॉर मेंटल एग्जर्शन, उसका डिस्टेस्ट बहुत ज़्यादा है मेंटल एग्जर्शन का, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसीलिए वो एस्केप ढूंढते हैं डांसिंग में, मूवीज में, थिएटर और बाकी के डिवीजन में। तो द आंसर कम्स आउट टू बी RPSQ। यू हैव टू बी फास्ट इनफ। एक्स्ट्रावेजेंस इज कॉमन दीज डेज, आजकल बहुत कॉमन है एक्स्ट्रावेजेंस, ये जो फालतू खर्चे करना होता है, टू स्पेंड लैविशली, राइट, ये कॉमन है आजकल। एवरीवन वांट्स टू पे रिच, PSR, तीनों में से किसी एक में लगेगा। अब देखें जरा, अब मान लो P लगाऊं मैं, एवरीवन वांट्स टू पे, अब एक्स्ट्रावेजेंस है यहाँ पे, ठीक है जी। कहता एक्स्ट्रावेजेंस कॉमन है, और उसके बाद वो डायरेक्ट क्या बोल रहा है, कहता और उसने ना ही अपर को बल्कि लोअर क्लास को भी इफेक्ट किया है। क्योंकि अभी यहाँ पर ये दे जो आप Q से स्टार्ट करते हैं वो तो ऑप्शन में नहीं दिया है, R से स्टार्ट करेंगे टू कंप्लीट दिस, ही कहाँ से आया, अभी तो मैन की बात ही नहीं की गई है। तो इतना पता है कि स्टार्ट हमारा S से होना है। तो सेंटेंस 1 फिक्स है, फिर लगेगा S, और दोनों में S के बाद क्या लगा हुआ है, P तो लगा हुआ है। अब P के बाद R लगेगा या Q, ये देखते हैं। S लगाया, P, एवरीवन वांट्स टू पे रिच। उसके बाद अगर मैं R लगाता हूँ, इट टू कंप्लीट दिस ही लैविशली स्पेंड्स मोर देन इनकम, या एज अ रिजल्ट दे बैंक। अब रिजल्ट किस चीज़ का है, सर वो जो इनकम से ज़्यादा स्पेंड करने का है ना, रिजल्ट उस चीज़ का आएगा, तो पहले आपको R लगाना।
या फिर क्यों? आंसर कम्स आउट टू बी बी। नेक्स्ट इज इलिसिट। आपको बताना है नियरेस्ट इन द बोल्ड, यानी वी हैव टू डू व्हाट? सिनोनिम्स ओवर है। इलिसिट इमोरल, नो, ये मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड है, राइट? इलीगल, एब्सोल्युटली करेक्ट। इलिसिट का मतलब होता है जो काम इलीगल हो रहा है। इनएलिजिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, एलिजिबल ऑफ कोर्स नहीं है ना, कहते हैं एलिजिबल नहीं है, ये वो वाला है ना। अब समझे, एक होता है इनएलिजिबल। अब ये पर्सन जो है इनएलिजिबल है, ये क्लियर नहीं करता है ना। और ये एलिजिबल जो है, इसका मतलब है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। कहते हैं ना, ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, कैसे पढ़ूँ उसको? नॉट क्लियर टू बी read. The answer comes out to be option number B. Flare. Guys, when we talk about the word flare, उसने क्या बोला? Choose the word nearest to the bold part. तो उसका डायरेक्ट मीनिंग पूछ रहा है। अभी फ्लेयर का मतलब क्या होता है? कहता जब आप बात करते हैं ना फ्लेयर का मतलब होता है कि भाई इस चीज़ में तो बड़ा, एक तो भगवान का इसको गिफ्ट मिला हुआ है, काफ़ी स्टाइल है, स्वैग है, टैलेंट है इसके पास। तो फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट। टेंडेंसी इज capacity, no doubt, but this is much closer to that. The answer comes out to be A, right? Next is pecuniary. अब ये pecuniary का मतलब क्या होता है? Guys, when we talk, ये आपने बहुत डेली लाइफ में यूज भी किया होता है। pecuniary का मतलब क्या होता है? भाई ये बंदा तो बड़ा pecuniary बिहेव करता है, मतलब he is every time into financial things all of the time. So it should be something that is relates or pertains to money, right? The answer comes out to be A. तो ये भी नियरेस्ट ढूंढना था। नॉर्मली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाता आपको। अब आपको ईडियम मिला है मुहावरा गाइस। एलोक्वेंट लैमेंटेशंस रिगार्डिंग द फेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर सर्टेन टू बी रेंडर्ड एज अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। आई रिपीट, क्राई इन द वाइल्डरनेस। अब जैसे कहते हैं ना यार, हम ये बोल रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम कहते हैं ना, ये पर्सन को मैंने बोला है पर ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो क्या किया जाए? कहता है द बेस्ट थिंग टू डू इज़ इग्नोर किया जाए। जब पर्सन्स की जो मांगे होती हैं, हम बोल रहे हैं, हम कुछ डेंजर्स बता रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आपकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, अटेंशन ही नहीं दे रहा है, आप फालतू में रो रहे हैं, क्राइंग वेन मतलब दैट एंड्स इन नथिंग, द आंसर कम्स आउट टू बी ए। इंडिया कैरिड द डे बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। कैरिड द डे का मतलब होता है वो आप दिन को कैरी करते हैं, मतलब आप उस चीज़ को कैरी करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपने वो चीज़ जीती है, राइट? इंडिया विन, बेसिकली समथिंग दैट कम्स आउट एज योर विन, विक्ट्री, नॉट डिसाइसिव बट एग्जैक्ट विन। अब आपको एरर निकालना है गाइस इसमें। इट सेज द पब्लिक एजुकेशन मस्ट बी रैपिडली एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। रैपिडली एक्सटेंड नहीं करना है, एक्सपैंड करना है। अब बी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही। मस्ट बी रैपिडली एक्सपैंडेड बाय द गवर्नमेंट। जी, एक्सटेंड तो डेट्स की जाती है। आई हैव नॉट प्लेड अ क्रिकेट सिंस आई हैव लेफ्ट कॉलेज। सिंस जब भी लगाएंगे, सिंस के अंदर का जो कंटेंट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वाई सो? कहता जब मैंने लास्ट कॉलेज छोड़ा था ना, तब से कुछ नहीं किया है। कॉलेज तो पहले छोड़ा था का मतलब होता है पास्ट, इट हैज टू बी इन पास्ट इंडेफिनिट। सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, द आंसर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी। आई पिक्ड अप अ 10 रुपीज़ नोट फ्रॉम द रोड यस्टरडे। मैंने एक 10 रुपये का नोट उठाया। ये नोट क्या है? नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव, इट शुड बी अ 10 रुपी नोट फ्रॉम द रोड यस्टरडे। द आंसर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी। Alright, guys, we're done with this part. I hope you got this point of mind, and this mock was super easy for you guys. Thank you. Enjoy.